So let's start with the second unit of political science, जहाँ पे we have to discuss about the making of constitution कि क्या चीज़ बनवा रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमने लास्ट जो लेक्चर में देखा था वो था कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था मार्च 1946 में, जिसका मेजरली काम यही था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंट्रोडक्शन करवाना, इंटरिम गवर्नमेंट बनवा के जाना, क्योंकि जो उस टाइम के लेबर पार्टी पावर में थी इंग्लैंड में, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जो सत्ता है वो इंडियंस के हाथ में आ जाए और ब्रिटेन फ्री हो जाए इससे, जिसके लिए मिशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का इंडिया के अंदर, जो कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था। अब उनका कहना यह था कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स होंगे टोटल, जो कि हमारे दोनों चीज़ों से आएंगे। ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे 296 मेंबर और प्रिंसली स्टेट से आएंगे 93 मेंबर्स। प्रिंसली स्टेट से जो है नॉमिनेट होके आएंगे बाय द किंग और द प्रिंस, और जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंस है उसके अंदर इलेक्शन के द्वारा आएंगे। अब इसमें भी उन जगह से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आएगा जिस जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले भी ज़्यादा लोग चाहिए। उसमें भी अब और बाइफिकेशन आ गया, जहाँ पे जर्नल, मुस्लिम एंड सिख, जर्नल लोग को एक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, मुस्लिम्स को मुस्लिम रिप्रेजेंट करेंगे, सिख को सिख रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सारे लोग ही इलेक्ट होके आएंगे। यहाँ पे मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा हुआ था उस टाइम पे। अब क्या होता है, जो इलेक्शन होता है उस टाइम का प्रोविंस लेवल पे होता है, तो जो पीपल होते हैं पर्टिकुलर प्रोविंस के, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 लेवल हैं इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग। जब पीपल ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस ने इलेक्शन किया, ठीक है, मेंबर्स चूज करे उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के लिए, ये 2 स्टेप में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, ठीक है। बट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज ने जब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, उस टाइम पे हुआ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिकॉज अब पीपल ऑफ पर्टिकुलर प्रोविंस ने डायरेक्टली मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चुने, उन्होंने तो अपनी प्रोविंशियल असेंबली के लिए चुने थे लोग, बट प्रोविंशियल असेंबली ने चुने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस चालू हुए जुलाई अगस्त में हुए 1946 में, जिसमें हमने भी बताया था कि टोटल प्रोविंस जो है हमारी 296 हैं, और जो हमारा सोचने का तरीका था कि 93 सीट्स हम रखेंगे नॉमिनेटेड प्रिंसली स्टेट्स के लिए, वहाँ से कोई आया ही नहीं, कोई करना ही नहीं चाहता था पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उस टाइम पे। अब बात करते हैं हम प्रोविंसेस की, तो प्रोविंस में ज़्यादातर नेशनल कांग्रेस ही जीती, जिसने 208 सीट जीती उस टाइम पे। मुस्लिम लीग्स ने जीती 73 सीट, बची 15 वो जीती इंडिपेंडेंट ने या फिर दूसरी पार्टीज़ ने। मुस्लिम लीग क्या करती है, लेटर इसको डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिकॉज पाकिस्तान बनाने का कोई प्रोविज़न ही नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। देन वी सी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए ठीक है, हमारे प्रिंसली स्टेट्स नहीं आए, मुस्लिम लीग निकल गई, अब जितने भी पार्टिसिपेंट लोग बाकी थे 211, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई, ठीक है। अब ना इसके अंदर मुस्लिम लीग थी, ना इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स का योगदान था। अब क्योंकि एक फ्रेंच की परंपरा होती है कि जो उस पार्टिसिपेंट्स में सबसे बूढ़ा इंसान होगा उसको बना दिया जाएगा एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। उस टाइम पे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा जो थे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको बना दिया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट। पर जब इन्हीं की पोस्ट के लिए इलेक्शन किया जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं HC मुखर्जी, साथ में रहते हैं VT कृष्णा मनाचारी, ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं दोनों के दोनों। अब इसको 4 दिन ही बीतते, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है, उसके बाद 13 दिसंबर को नेहरू क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर देता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि ये हमारा विजन होगा, हम इन फंडामेंटल्स पे काम करेंगे, हमारी ये फिलोसफी होगी इंडिया को लेकर के, जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस करेगा। आइए कुछ चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का यूनियन होना चाहिए, ठीक है। पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स विलिंग टू ज्वाइन, मतलब कि यूनियन ऑफ इंडिया रहेगा, जितने भी पार्ट है हमारे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस के वो, और साथ में उनका जो इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी प्रिंसली स्टेट्स हैं पर विलिंग टू ज्वाइन इंडिया, दे शैल बी अ इंडिपेंडेंट सोवरिन रिपब्लिक, यानी कि इंडिया जो है वो सोवरिन भी होगा, इंडिपेंडेंट के साथ रिपब्लिक होगा, और साथ में गारंटी करेंगे सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस टू इट्स सिटीजन्स,
सिटीजन्स को सारी जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए एज पर टू दैम। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। दे शुड बी अ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि सेकुलर होना चाहिए कुछ हद तक, मतलब कुछ हद तक क्या पूरा ही सेकुलर था। शेल सेफ गार्ड माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल, हर किसी को सेफ गार्ड प्रोवाइड कराना जाना चाहिए। साथ में ये जो रेजोल्यूशन नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर को, उसे 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर लिया जाता है कमेटी द्वारा। और अब जो प्रिंसली स्टेट थी उसने नॉमिनेटेड मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजने की जो बात थी वो भी चालू हो जाता है। मतलब अभी प्रिंसली स्टेट जो नहीं भेज रहे थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब वो आने चालू होते हैं धीरे धीरे। उनको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सक्सेस लग रहा है, अभी लोगों को थोड़ा ही मैनिपुलेट करने में कामयाब रहा, अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रहा। फरवरी में क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज द वॉइसराय। अब वॉइसराय चेंज हो जाता है जब इंडिया के अंदर वेवल से बन जाता है हमारा माउंट बैटन। तो माउंट बैटन अगस्त में क्या करता है, एक प्लान लेके आता है, पार्टीशन का प्लान लेके आता है अगस्त में, 15 अगस्त 1947 को, जिसमें इंडिया का पार्टीशन किया जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आते हैं जुलाई के अंदर, और इसके साथ इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। अब जैसे ही इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अभी काम कर रही थी फॉरेन पावर के अंडर में, कैबिनेट मिशन ने बनवाया था ना इसको, तो मतलब फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस कर रही थी इनको। अब जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, ये बन गई एक सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन का मतलब होता है बाहर वाले इंसान से आपको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है आपके बारे में, या आपके अंदर के डिसीजंस को वो प्रभावित कर रहा है। तो आप टोटली इंडिपेंडेंट और सॉवरेन बॉडी बन गए। आप कोई भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे जिसकी आप इच्छा रखते थे हमेशा से। एक स्वतंत्र देश होने के नाते आप जो एस्पिरेशंस रखते थे वो फुलफिल कर सकते थे। अब टोटल नंबर ऑफ सीट जो थी वो चेंज हो गई 299। जो पहले 389 थी, अब वो 299 इसलिए हो गई क्योंकि पाकिस्तान बट गया, उधर पंजाब और इधर बंगाल दोनों विभाजित हो गए, तो वहाँ की सीट्स कम हो गई इंडिया में। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके दो काम, इन्होंने दो पावर डिवाइड कर दी। पहला काम तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था जो हमारे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शंस अप्लाई करने थे, यानी कि इनको ऐसे लॉ बनाने थे जो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी थे। इसीलिए इसको फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उसके प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमने अभी डिस्कस किया था। पर जो अभी हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस होने वाले थे उनका हेड उनका प्रेसिडेंट जो है वो बने जीवी मलवनकर। अब दो ये फंक्शंस जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये 26 नवंबर 1949 तक चले। यानी कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही इनैक्ट हो अडॉप्ट हो गया उसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस कमेटी का, इस असेंबली का सिर्फ मोटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं था, इसके साथ साथ इन्होंने थोड़े और भी चीज़ें करी थी। जैसा कि 22 जनवरी को 1947 को इन्होंने तिरंगा अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल फ्लैग। 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम और सॉन्ग को अडॉप्ट किया इन्होंने। 1950 में ही इन्होंने इलेक्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के। आफ्टर दिस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इन्हीं चीज़ों पर रिलाई नहीं कर रही थी, वो बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी कर रही थी, हर चीज़ों को जान रही थी। उन्होंने 60 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला दुनिया के, ताकि वो सबसे बेस्ट चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लग सके, जिसकी वजह से हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जो कि दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट एंड बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनकर निकला, जिसको बनाने में उस टाइम की लागत 60 लाख रुपए आई थी। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ कॉमन टू ऑल और देम टू इज़ वेरी टास्क, मतलब कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो सारे लोग एक्सेप्ट कर पाएँ, इतनी डाइवर्सिटी, इतने डिविजन्स के बाद, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो, एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस काम को थोड़ा ईज करने के लिए क्या किया, अपने अंदर मल्टीपल कमिटीज़ बनाई जो कि डिफरेंट टास्क से काम करेंगी। जस्ट लाइक ऐसा समझिए कि आप स्कूल में जाते हैं, एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती है, एक टीचर के ऊपर सारे लोड नहीं आता है, धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट्स एक एक दो टीचर्स पढ़ाना चालू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। तो एफिशिएंटली एक टीचर आराम से एक सब्जेक्ट पढ़ा पाती है जिस पर फोकस कर पाती है वो। तो इस वजह से उस टाइम पे 8 मेजर 13 माइनर्स कमेटी बनाई गई।
मेजर कमिटीज़ में कुछ हैं जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, स्टेट कमेटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसकी रचना की गई थी 29 अगस्त 1947 को, और इसी के चेयरमैन बनते हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी कमेटियाँ अपनी अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगी, अपने जितने भी इनके रिजल्ट्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, वो सब कुछ आएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, जहाँ पे BR अम्बेडकर जी अपनी टीम के साथ उन सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको एक अच्छे तरीके से फेवरेबल मैनर में ड्राफ्ट करेंगे। आफ्टर दिस कंसिडरेशन द पर्पस ऑफ वेरियस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटीज़ को प्रिपेयर करती थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला प्रिपेयर करके फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फरवरी 1948 में दिखाया। इसका मकसद था ताकि ये सब लोगों से बैठ के डिस्कस किया जा सके, ताकि इस पर क्या चेंजेस हों या क्या सजेशंस हों वो सब डिस्कस हो सके। ये सारी चीज़ें करने के बाद सेकंड ड्राफ्ट लॉन्च किया अक्टूबर 1948 में, सेम ईयर में। अब देखा जाए कि इसमें क्या क्या चेंजेस और चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब इसके बाद अगले ही महीने आता है फाइनल ड्राफ्ट, जिसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और इसके 1 साल तक डिस्कशन करा जाता है 1949 तक कि इसको बेटर तरीके से क्या किया जाए। तो इसमें निकल के आता है कि 7653 अमेंडमेंट प्रपोज की गई, जिसके अंदर से 2473 के ऊपर एक्चुअल डिस्कशन किया गया असेंबली के ऊपर, जिन्हें चेंज किया गया उस टाइम पे। और फाइनली 1 साल के बाद 26 नवंबर 1949 को मोशन किया जाता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर पास्ड, यानी कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसको पास कर दिया गया। सभी लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। अब उसे इम्प्लीमेंटेशन करना था, पर लोग रुक गए। क्यों? क्योंकि लाहौर सेशन जो था 1930 का, उसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया गया था पहली बार, वो 26 जनवरी को किया था, जिसकी वजह से नेहरू चाहते थे कि इम्प्लीमेंटेशन तभी हो, जिसकी वजह से, पर इसको ज़्यादा टाइम खींचा नहीं जा सकता था, बिकॉज हम जानते हैं 2 साल से अधिक का टाइम लग गया था बनने में। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, प्रोविजंस थे, उन्हें इनेक्ट कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन, पार्लियामेंट, ये फोर्स में आ गया। पर जो रिमेनिंग प्रोविजन था, जो कि मेजर पार्ट था उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया। इंडिया इस दिन बनता है रिपब्लिक, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तभी से 26 जनवरी को। और जो 2 डेट में कन्फ्यूज़न मत रखना, 26 नवंबर 1949 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट में लाया गया था। इसके साथ हम इसके थोड़े क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ क्रिटिक्स भी थे। सबसे पहले लोग कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी, हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज लोग कहते थे ये तो ब्रिटिश आए थे ना, कैबिनेट मिशन के ज़रिए उन्होंने चालू करवाई थी, तो इसमें तो इंडियंस बाद में आई, पहले तो नींव तो उन्हीं की डली हुई है। इसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बन गया, इंडिया का 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों लग गए? ऐसी क्या बात थी? कुछ लोग कहते थे इसमें हिंदू मेजॉरिटी में है, कुछ कहते थे इसमें कांग्रेस ओन है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अलावा इसमें कोई है ही नहीं। प्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए कह रहे थे कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ उन लोग की है जो पढ़े लिखे हैं, डोमिनेटेड बाय लॉयर्स है। पर एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एलिफेंट वॉज एडॉप्टेड एज अ सिंबल या सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाथी को एक सिंबल बना के रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे लिखा गया था वो प्योरली हैंड रिटन था, जिसमें कैलीग्राफी यूज़ करी गई थी, यानी कि हाथ से लिखने की कला, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया था। इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी रायज़ादा, और हिंदी में लिखा था वसंत कृष्णा वैद्या ने। थैंक्स।